प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किया था, इसलिए इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। अब समझो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा ना बड़ा है, मतलब कंटेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा है। इसी वजह से हम लोग इसको दो लेक्चर्स में यानी कि दो वीडियो में कवर करेंगे। तो ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग सीधा सीधा काम पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई? आई होप कि तुम पीछे वाले सारे वीडियोस देख रहे हो। ठीक, ये नहीं कि हाँ चलो जितेश भगत कैसा पढ़ाता है एक बार देखते हैं, ये नहीं देखना है। तुमको फायदा हो रहा है कि नहीं, तुम्हारा कंटेंट अच्छा मिल रहा है कि नहीं तुमको, ये सब कमेंट कमेंट करते रहो। ठीक है? जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि टीचर ही इनकन्सिस्टेंट है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि डेली एक वीडियो शूट कर लूँ। अभी भी रात के 11 बज रहा है, मैं अभी फ्री हुआ हूँ। अब इट्स नॉट जस्ट कि मैं आऊँ मुंह उठा के और वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, पूरा कंटेंट रेडी करना पड़ता है। देख रहे हो, ये पूरा लिखना पड़ता है। ठीक, क्योंकि मैं अपने हिसाब से पढ़ाना चाह रहा हूँ, है ना। देर आर सो मेनी यू नो AI जो मेरे को पीपीटी बना के दे देगा, तो मैं उससे कर सकता हूँ। फिर उसमें वो फ्लो नहीं आएगा जो फ्लो मेरे को चाहिए, तो अभी मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो अभी मुझे सब मैनुअली ही करना पड़ता है। मैनुअली मैं चीज़ों को रेडी करता हूँ, जिस फ्लो में मेरे को पढ़ाना है, जिस फ्लो में बच्चों को समझ आए, उस हिसाब से मैं वीडियो को बनाता हूँ। ठीक, तो उसमें मेरे को वक्त लगता है। ठीक है? तो मैं घर तो 9 बजे ही आ गया था, बट 2 घंटे में यही सब किया हूँ। 2 घंटे में इसको कंप्लीट किया है। फिर मैं अपना खाना बनाया हूँ। आई कुक माई ओन फूड। ठीक है? क्योंकि मैं बेसिकली जिम जाता हूँ, तो खाने का मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। अनाप शनाप कुछ नहीं खा सकता मैं, से बाहर से उठा के कुछ खा लिया, वो नहीं करता मैं। बेसिक फूड्स होते हैं, बेसिक, तो वही मैं बनाता हूँ और खाता हूँ। तो उसमें टाइम जाता है यार। ठीक है? बट फिर भी अब एक बार कमिटमेंट हो गई तो हो गई। करना है, वीडियोस बनाने हैं, कंटेंट अच्छे प्रोवाइड करने हैं तुम लोगों को, तो करने हैं। 1-2 घंटा कम सोएगा आदमी चलेगा, बट काम जो मैंने कमिट कर लिया कि अब मेरे को करना है, तो करना है बस। तुम्हारा भी माइंडसेट यही होना चाहिए कि कुछ तुमने कमिट किया कि मेरे को ये करना है, तो भाई करना है तो करना। कमिट कर दिया तो कर दिया। ठीक है ना? मन में तुमने सोच लिया, कमिट कर लिया, भगवान के पास जाके एकदम प्रार्थना वार्थना कर लिए कि हमको इस बार IIT निकालना है, हमको इस बार नीट निकालना है, हम इस बार डॉक्टर बनेंगे, और तुम्हारा लक्षण डॉक्टर बनने वाला रहेगा नहीं, तो कैसे होगा? एफर्ट्स तुम्हारे होने चाहिए 100%। समझा भाई? मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ बच्चों को कि तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारे एस्पिरेशंस दोनों मैच होने चाहिए। एस्पिरेशंस तुम्हारे होंगे डॉक्टर बनने के, एस्पिरेशंस तुम्हारे होंगे IIT में जाने के, और तुम्हारा एक्शन होगा तुच्छा। जो उसके लिए रिक्विजिट है, जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, वो तुम करोगे तभी तो होगा भाई। वो तुम करोगे नहीं और चाहोगे मैं डॉक्टर बन जाऊं, पॉसिबल है? नहीं होगा। हार्ड फैक्टर नहीं होगा। ठीक है? इसलिए दम लगा के एकदम मेहनत करो। फोड़ दोगे भाई, कोई भी एग्जाम फोड़ दोगे, कुछ नहीं होता है। कोई भी एग्जाम, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज अचीवेबल। ठीक है? चलो, तो अब आते हैं, बहुत हो गया मोटिवेशन का डोज, अब आते हैं काम पे। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? देखो, ये सब अभी तक जितना आइसोमेरिज्म पर है ना, उससे अलग है। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब क्या है? लाइट से रिलेटेड चीज है। तो इसमें क्या होता है कि एक एक लाइट होता है जिसको अपन बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है? एक लाइट होता है जो ऑर्डिनरी लाइट है, जैसे अभी जो मेरे फेस पे या इधर जो आ रहा है लाइट, वो एक ऑर्डिनरी लाइट है। किसी भी सोर्स से, बल्ब से, मरकरी ट्यूबलाइट, हेलोजन, किसी से भी निकला वो जो लाइट निकल रहा है वो एक ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है? अब उस ऑर्डिनरी लाइट को हम क्या करते हैं, ये ऑर्डिनरी लाइट क्या है? 3 डायमेंशन में हर डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर रहा होता है। उसके वेव्स जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये देखो, ये हर डायरेक्शन में ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे, एक चीज होता है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म के थ्रू इसको पास करो। जैसे ही निकोल प्रिज्म के थ्रू इसको पास करोगे, तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड मतलब एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगा, एक ही प्लेन में। मतलब ऐसे जा रहा है तो टिक 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 ऐसे ही जाएगा। समझ रहे हो? इधर उधर, इधर जो फैला हुआ था वो नहीं फैलेगा,
एक ही प्लेन में जाएगा वो। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है तो इसी प्लेन में वो लाइट जाएगा। तो ये पीपीएल हो गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब क्या होता है, ये जो तुम्हारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जिस कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है, मतलब जिस कंपाउंड के बारे में देखना है अपने को, क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, उस कंपाउंड से इसको पास करवाते हैं। सबसे पहला काम क्या, ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हमने पास किया निकोल प्रिज्म से। पास होने के बाद ये ऑर्डिनरी लाइट एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया, पीपीएल। अब तुम्हारे पास एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसके अंदर तुमने सैंपल डाल दिया है। कौन सा सैंपल, जिसका जांच करना है कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं, उसको इसमें डाल दिया और उसी से इस लाइट को पास करवाया। जैसे ही तुम इस लाइट को उससे पास करवाओगे तो तुम्हारे पास दो संभावनाएं बन के आएंगी। कौन कौन सी संभावनाएं आएंगी समझो। जैसे ये इससे पास होगा तो दो कंडीशन होगा। एक तो कंडीशन होगा कि ये बिना किसी डेविएशन के लिए जैसा था वैसा ही पास होके निकल गया, तो पीपीएल पास्ड, पीपीएल पास्ड विदाउट एनी डेविएशन। पीपीएल पास कर गया बिना किसी डेविएशन के लिए, कोई डेविएशन नहीं था। मतलब डेविएशन कोई नहीं था, मतलब एंगल वेंगल घूमा नहीं, ऐसे अगर जा रहा है तो लाइट पास करने के बाद भी ऐसा ही है, ऐसा अगर गया तो ऐसा ही है, ऐसा ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो हमने मटेरियल डाला है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन है कि द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, 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 मतलब कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। क्लियर। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि भाई साहब ये पीपीएल पीपीएल गया 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 और जैसे ही इसको मिला सैंपल ट्यूब उससे पास करके निकला, धप्पा चेंज हो गया, एक बार और धप्पा चेंज हो गया। मतलब अगर वो रोटेट कर गया, चाहे वो क्लॉकवाइज चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में अगर वो रोटेट कर गया, इसका मतलब है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब यहां पे दूसरा केस क्या है, पीपीएल इज रोटेटेड, पीपीएल रोटेट किया, इसका मतलब है कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब क्या, पास करके रोटेट, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेट हो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, उससे मतलब नहीं है, रोटेट किया ऑप्टिकली एक्टिव। अब दो तरीके से रोटेट हो सकता है, दो तीन बार बोल चुका हूं, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब या तो वो राइट रोटेट हो सकता है या वो लेफ्ट रोटेट हो सकता है। तो दो प्रकार से रोटेशन हो सकता है भाई साहब। ये आई होप कि तुम लोग ये लिख लिए थे पीछे का, है ना, बीच बीच में स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो या रोक के लिख लिया करो। ठीक है, तो एक बार मैं इसको तुम्हारे लिए छोटा करके स्क्रीन पे रख देता हूं ताकि तुम लिख लो इसको, फिर मैं तुमको बताऊं। ठीक है, एक बार लिख लो। चलो अब समझो कि भैया जो तुम्हारा प्लेन पोलराइज लाइट है वो रोटेट हो गया। अब ये दो प्रकार से रोटेट हो सकता है, अरे यार, अब ये दो प्रकार से रोटेट हो सकता है। कैसे कैसे रोटेट हो सकता है, एक हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, किधर, क्लॉकवाइज रोटेट, ऐसा रोटेट हो गया, इसको तुम बोल सकते हो कि राइट रोटेट हो गया, राइट की डायरेक्शन, दाहिने साइड में। और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया।
दूसरा क्या रोटेट हुआ, एंटी क्लॉक वाइज ये रोटेट हो गया, मतलब बल ऐसे रोटेट हो गया, इसको तुम लेफ्ट बोल सकते हो। अब प्यारे बच्चों, अगर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाएगा कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं स्मॉल डी, डी फॉर्म। स्मॉल डी याद रखना, कैपिटल डी अलग चीज होता है, स्मॉल डी। और ये क्या होगा, इसको बोलते हैं लीवो, LAE, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एल फॉर्म, डी फॉर्म या एल फॉर्म। ठीक, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसा प्लस पॉजिटिव ऐसे ब्रैकेट में, तो प्लस फॉर्म या फिर माइनस फॉर्म, ऐसे भी दिखा सकते हैं। डी फॉर्म को प्लस फॉर्म नेगेटिव, प्लस फॉर्म, और एल फॉर्म को नेगेटिव माइनस में दिखा सकते हैं। तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, दूसरा लीवो रोटेटरी हो सकता है। एक पीपीएल को राइट घुमा सकता है, पीपीएल को लेफ्ट घुमा सकता है। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझो बात, जो रोटेशन हो रहा है, ऑब्जर्व रोटेशन, जो ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंटली तुम देखते हो। अच्छा, ये कहाँ पे देखते हैं, एक पोलैरीमीटर डिवाइस होता है, वही बताता है रोटेशन रोटेशन के बारे में। पोलैरीमीटर, कौन, पोलैरीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ पीपीएल प्रोड्यूस बाय सॉल्यूशन डिपेंड्स, अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कितना रोटेशन होगा वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो पहला चीज है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द ट्यूब, मतलब ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस है उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है, उसका अमाउंट क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कितना मात्रा में है। ठीक है, तो उस पर तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। दूसरा है लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, वो जो तुमने सैंपल ट्यूब लिया था, जो सैंपल जिसके अंदर सैंपल था, उसका लेंथ हम लोग लेते हैं, देखियो लेंथ जो है वो डेसीमीटर में लेते हैं जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम लेंथ डेसीमीटर में। और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो देख रहे हो ऊपर छुप गया है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्राम पर एमएल में लेते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन किस चीज में, ग्राम पर एमएल में लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब, कॉन्सेंट्रेशन, दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा चीज जो होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, जो भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो किस टेम्परेचर पे किया जाए, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो सीन चेंज हो जाएगा। और चौथा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, जो भी लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ, कौन सा लाइट है। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो डी लाइन ऑफ सोडियम लैंप यूज करते हैं, सोडियम का लाइट यूज करते हैं मोस्टली, सोडियम लैंप का, और उसका डी लाइन। अब ये डी लाइन क्या होता है, इतना डिटेल में तुमको जाने की जरूरत नहीं है, बस तुमको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चीज है, बता दिया, किताबों में तो मिलेगा नहीं ये, तो मैं तुमको बता दिया कि डी लाइन यूज होता है। ठीक है, इन चार फैक्टर्स पे रोटेशन डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक तो चीज था ऑब्जर्व रोटेशन जो तुम पोलैरीमीटर के थ्रू देखते हो, एक नया फिजिकल क्वांटिटी है, एक नया चीज है जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और वो चीज है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन मोस्टली जो हम मेजर करते हैं वो स्पेसिफिक रोटेशन ही मेजर करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन सिंपल है, देखो कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ रोटेशन, ये जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ रोटेशन अल्फा ऑब्जर्व्ड, तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू 1 डेसीमीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्राम पर एमएल। मैंने तुमको क्या बोला था कि भाई जो लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब लोगे वो डेसीमीटर में लोगे। ठीक, तो पर डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर के लिए, और कॉन्सेंट्रेशन जो लोगे वो 1 ग्राम पर एमएल में लोगे, तो पर ग्राम पर लीटर यहाँ पे यूज हुआ है। तो जो तुम सैंपल ट्यूब लोगे उसका लेंथ किस चीज में होना चाहिए, डेसीमीटर में, और जो तुम कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे वो ग्राम पर एमएल में रहना चाहिए। अगर ये सब चीज तुमको दिया रहेगा तो स्पेसिफिक रोटेशन एट टी डिग्री टेम्परेचर, टी डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन, ये अल्फा क्या है, इधर वाला क्या है, ये है स्पेसिफिक रोटेशन। प्यारे बच्चों क्या है, ये है स्पेसिफिक रोटेशन, ये स्पेसिफिक है, ये ऑब्जर्व्ड है जो तुम पोलैरीमीटर में देखते हो। ये एल क्या है, लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब, और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किस चीज में, ग्राम पर एमएल में।
अब ये सारे वैल्यूज को इसमें डाल दोगे तो तुम्हारा स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इस पे अगर कभी क्वेश्चन आए तो तुम कर लेना, कुछ ऐसा है नहीं डिफिकल्ट, जो सिंपल चीज है, फॉर्मूला याद रखना है बस। चलो, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल है लैक्टिक एसिड, बहुत ही फेमस, इसको समझते हैं। देखो, ये है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। लैक्टिक एसिड बेसिकली CH3, बीच में एक कार्बन, उससे एक H, एक OH और एक कार्बोक्सिलिक एसिड COH। ठीक, ये लैक्टिक एसिड है। ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा फॉर्म है इसका? लैक्टिक एसिड का एक है डी फॉर्म, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, फिलहाल के लिए तुमको बता रहा हूँ कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है, आगे चल के बताऊंगा। कायरल सेंटर रहता है इसके पास, कायरल सेंटर है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इस वजह से ये 3 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो फॉर्म कौन कौन सा है? वो 3 फॉर्म कौन कौन सा है? देखो, एक है तुम्हारा डी फॉर्म, जिसको अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लस फॉर्म बोलते हैं। दूसरा है एल फॉर्म, जिसको माइनस फॉर्म बोलते हैं। डी फॉर्म यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पीपीएल को राइट घुमाएगा। एल फॉर्म लिवर रोटेटरी, जो पीपीएल को लेफ्ट घुमाएगा। और एक होता है रेसमिक मिक्सचर। ओ भाई साहब, ये क्या आ गया सर, रेसमिक मिक्सचर? कुछ नहीं है, ऐसा मिक्सचर जिसमें आधा डी फॉर्म हो और आधा एल फॉर्म हो। सिंपल, 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स कर क्या दिया, वो मिक्सचर रहता ही है, तो उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। मतलब रेसमिक मिक्सचर को मैं प्लस माइनस फॉर्म बोल सकता हूँ, क्योंकि उसमें प्लस भी है, डेक्स्ट्रो भी है, माइनस भी है यानी कि लीवो भी है। ठीक है, लेकिन वो इक्विमोलर होना चाहिए, मतलब 50-50% होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर तुमसे कोई पूछे क्या रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव है, तो तुम्हारा उत्तर क्या आएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि आधा चाहेगा उसको इधर घुमाना और आधा चाहेगा उसको इधर घुमाना, नेट में वो ऐसा रहेगा। समझ गया? तो रेसमिक मिक्सचर किसको बोलेंगे? अ मिक्सचर यानी इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ प्लस फॉर्म एंड माइनस फॉर्म, मतलब डी फॉर्म और एल फॉर्म। ठीक है, तो ये कैसा होगा? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो रेसमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन या एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, मतलब मॉलिक्यूल अंदर ही अंदर अपने में, अपने आप में हो गया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, या एक मॉलिक्यूल के इफेक्ट को किसी दूसरे मॉलिक्यूल ने प्रभावित किया है, तो आंसर क्या होगा? एक मॉलिक्यूल के इफेक्ट को, एक मॉलिक्यूल के रोटेशन को दूसरे मॉलिक्यूल ने प्रभावित किया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन है। कौन सा कॉम्पनसेशन है? एक्सटर्नल। तो रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। मुझे ऐसा उम्मीद है कि तुमको रेसमिक मिक्सचर समझ आ गया होगा। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है कि भाई 50% दाहिना घुमाने वाला होगा, 50% बाया घुमाने। हर एक कंपाउंड का जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना, उसका दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, डेक्स्ट्रो वाला भी और लीवो वाला भी। ठीक, एक ऐसा सेट ऑफ कंपाउंड होगा या एक एक जगह पे ऐसा इकट्ठा होगा कि वो पूरा पूरा डेक्स्ट्रो है। ठीक, तो वो डी फॉर्म वाला आ गया तुम्हारा। एक होगा जो पूरा पूरा एल है, 100% एल है, वो लीवो वाला आ गया। और एक होगा कि इसमें 50% डी है और 50% एल है। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसमिक मिक्सचर है। ठीक है सर, चलिए ठीक है, अच्छे लिख लीजिए, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि कायरल कार्बन पे। देखो, कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। राइट, अ कार्बन which are
बॉन्डेड थ्रू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 अलग अलग ग्रुप से जो बॉन्डेड हो उसको कायरल कार्बन बोलेंगे। अब मैं एक बात बताता हूं तुमको, कायरल कार्बन ही नहीं होगा, और भी कुछ कायरल हो सकता है, मतलब सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा शब्द कायरल कार्बन नहीं है, ज्यादा अच्छा शब्द है कायरल सेंटर। ठीक है, वो कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, चार जिसका वैलेंसी चारों मतलब 4 बॉन्ड बनाया हो और चारों का चारों ग्रुप अलग हो, ऐसे को सेंटर को बोला जाता है कायरल सेंटर। जैसे अभी हमने लैक्टिक एसिड देखा था, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, COH H और COOH। अब देखो इस कार्बन को, बीच वाले कार्बन को किस किस से जुड़ा है, एक CH3 यानी मिथाइल है, एक COH यानी कार्बोक्सिलिक, एक OH यानी कि एल्कोहल है, और एक H है। चारों अलग अलग है, तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा भाई, ये कार्बन कैसा हो जाएगा, कायरल। कायरल वाले को हम लोग स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कायरल हो गया। अगर मैं तुमसे बोलूं तो ये कायरल सेंटर है। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं प्यारे बच्चों, क्या ये कायरल है, तो तुम्हारा उत्तर क्या आएगा, क्या ये कायरल है, तो तुम्हारा उत्तर आएगा जी मास्टर साहब है। कैसे, एक मिथाइल, एक ब्रोमो, एक इथाइल और एक हाइड्रोजन चौथा, ये कैसा हो गया, कायरल है। यस और नो, यस। अगर तुमसे पूछा जाए इसमें कायरल कितने हैं, जल्दी बताओ, मन में सोच लो। देखो इसमें कैसे चेक करो, ये कार्बन है, इससे क्या जुड़ा है, एक तो CH3 है, इससे एक हाइड्रोजन भी होगा जो दिख नहीं रहा है बट है। इधर के ग्रुप को देखो और इधर के ग्रुप को देखो, अगर मैं दोनों को बीच से काटूं ऐसा, इधर और इधर दोनों सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। देखो इस H को मत ले लेना इधर, वो तो ऊपर है, बट रिंग में अगर दिखा जाए तो इधर वाले कार्बन पे मिथाइल है बट इधर वाले कार्बन पे कोई मिथाइल नहीं है। इसका मतलब है ये चारों अलग अलग है और कायरल है। अब अगर ये कायरल है तो ये भी कैसा होगा, कायरल। मतलब इसके अंदर कितने कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है। वेरी गुड। अरे यार, इसमें कितने कायरल सेंटर है, तो समझो। देखो इस कार्बन को अगर तुम देख रहे हो, किस कार्बन को, अगर तुम इस कार्बन को देख रहे हो, इसको, इससे क्या क्या जुड़ा है, एक तो CH3 है, इधर इधर के ग्रुप को देखो, इधर राइट वाले को और लेफ्ट वाले को, क्या दोनों ग्रुप सेम दिख रहे हैं, CH2 CH2 फिर C, CH2 CH2 C, उसी से CH3, सेम है। सेम नीचे वाले के साथ भी होगा, ऊपर वाला सेम है, तो अपन क्या बोलेंगे, इसके अंदर कोई कायरल सेंटर, कोई कायरल सेंटर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। समझ आ रहा है। तो अगर चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो तो उसको हम बोलेंगे कि कायरल सेंटर उसके अंदर प्रेजेंट है। एक बार लिख लो, चलो। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो हम बोलेंगे उसके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है। और देखो, और बताता हूँ, अगर मान ले हमारे पास ऐसा है, नाइट्रोजन, इससे मैंने मिथाइल, इससे मैंने इथाइल और इससे मैंने प्रोपाइल लगा दिया, और एक तो लोन पेयर है ही इसके पास, तो ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो गया कि नहीं, हो गया। और चारों ग्रुप डिफरेंट हो गया तो ये नाइट्रोजन कैसा है, कायरल है। ठीक है, ऐसे मान लो मैं ऐसा लेता हूँ, यहाँ मैंने सल्फर लगा दिया, इधर ऐसे, और इसके पास एक हाइड्रोजन, नहीं हाइड्रोजन नहीं, चलो इससे एक डबल बॉन्ड O लगा दिया और एक लोन पेयर। अब इस सल्फर को देखो, इससे इधर वाला जो ग्रुप है वो अलग है क्योंकि इधर मिथाइल है, इधर वाले से अलग है, तो दो, एक दो, एक डबल बॉन्ड O 3 और एक लोन पेयर 4, ये भी सल्फर कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। समझे। ऐसे देखो, मान लो P डबल बॉन्ड O, इधर मैंने OH लगा दिया, इधर मैंने H लगा दिया, इधर मैंने CH3 लगा दिया, ये भी कायरल है क्योंकि फास्फोरस से चारों जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो चारों का चारों ग्रुप कैसा है, सेम है या डिफरेंट है,
डिफरेंट है, तो कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कायरल सेंटर समझ आया। अब मैं एक नोट में एक चीज बता देता हूं तुमको कि अगर किसी के पास एक ही कायरल सेंटर है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक ही कायरल सेंटर है तो सो अ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर will always be ऑप्टिकली एक्टिव। अब वो अगर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका डेक्स्ट्रो भी मिलेगा और लीवो भी मिलेगा। मतलब वो डी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, एल में भी एग्जिस्ट करता है और इसमिक भी हो सकता है। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, इसको कायरलिटी बोलते हैं। तो एसिमेट्रिक तो अभी मैंने तुमको बता ही दिया कि अगर तुम इसको देखो ये कैसा है, कायरल है। क्यों? क्योंकि चारों चीज अलग अलग है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, इससे भी चारों चीज अलग है। ये सेम ही चीज है, इसी का मिरर है, ये इसका मिरर इमेज है। ये सामने मैंने मिरर लगा दिया तो इसका मिरर इमेज ये आ गया। अब जरा देखो, दिख रहा है ना, ये मिरर इमेज है। सीएल ये वर्टिकल लाइन पे जो है वो तो नहीं चेंज होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा, ये जो वेज है, वेज का मतलब प्लेन के बाहर, और ये डैश है मतलब वो प्लेन के अंदर। तो इसका मिरर इमेज है। जो इधर फ्लोरीन है वो उल्टा साइड आ जाएगा, जो राइट साइड में था वो इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इतना तो आता ही होगा तुमको। तो ये इसका मिरर, ये भी कायरल है। अब इसको एज इट इज ऐसे ही उठाओ और इस पे चिपकाओ, ऐसे उठा के ऐसे चिपकाओ, तो जो एफ है वो एच के ऊपर आ गया और जो एच है वो एफ के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है ये एक दूसरे पे सही से सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, एक दूसरे पे फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज तो है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ऐसे ही कंपाउंड्स को बोला जाता है इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इनैंशियोमर्स। ऐसे ही को क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स। कहाँ पे लिख दूं इसको, थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर, इसका फोटो ले लेना। चलो, तो इनैंशियोमर्स क्या होता है? इनैंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो स्टीरियो आइसोमर्स, आइसोमर्स which are non superimposable mirror image to each other। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, मतलब कि ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा सॉरी इनैंशियोमर हो गया। ओके, और भी इनैंशियोमर, जैसे तुम्हारा हाथ है, ये इसका मिरर इमेज ये हाथ आएगा। इस हाथ का मेरा, अगर हाथ की रेखाओं को छोड़ दो, मेरा दोनों हाथ भी ठीक ठाक है, मतलब कोई एक उंगली उंगली कटा रहता तो दिक्कत होता। इसका मिरर इमेज ये हाथ है। अब इसको मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाऊं तो देखो नहीं सुपर इम्पोज हो रहा है, देख रहे हो? सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। इसका मतलब पेयर ऑफ हैंड भी कैसा है? इनैंशियोमर है। ठीक, पेयर ऑफ हैंड भी कैसा है प्यारे बच्चों? इनैंशियोमर से। तो मुद्दे की बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी के पास एक ही कायरल सेंटर है तो वो हमेशा इनैंशियोमर के पेयर में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, तो डेक्स्ट्रो भी रहेगा और
लीवो भी रहेगा। बहुत अच्छा बात है। अब हम देख रहे हैं क्राइटेरिया टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए सिर्फ कायरल कार्बन देखना जरूरी नहीं है। एक कायरल कार्बन है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन अगर दो कायरल कार्बन है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर तीन कायरल कार्बन है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसको जांच करने के लिए दो चीजें हैं। कौन कौन सा क्राइटेरिया है? एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीओएस, पॉस। तो ऐसा कोई प्लेन जो मॉलिक्यूल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, यानी कि उसको बाइसेक्ट कर दे, ऐसे प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो अ प्लेन which bisects a molecule, बाइसेक्ट का मतलब होता है जो दो इक्वल पार्ट में काटे, मैथ्स में पढ़े होंगे। सो प्लेन विच बाइसेक्ट्स अ मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे CH3 BrH BrH CH3। तुम इसको देखो, इसमें कायरल सेंटर दिख रहा है क्लियरली, तुमको दो कायरल सेंटर दिख रहा होगा। देखो ये वाला जो कार्बन है ये BrHCH3 और नीचे एक बड़ा सा ग्रुप है ये कैसा है बेटा? कायरल है। ये भी कैसा है? कायरल है। इसके पास दो कायरल सेंटर है, बावजूद इसके ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको यहां से काटूं तो इसके पास क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉस है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझा बात? मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो। अब यहीं पे एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेजो कंपाउंड या मीसो कंपाउंड, जो बोल लो। मैं इसको मेजो पढ़ता हूं, तुम्हारा मर्जी जो भी पढ़ना हो। मेजो कंपाउंड, मेजो कंपाउंड होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर है बावजूद उसके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक और चीज बताऊंगा अभी, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। तो ऐसा कंपाउंड मॉलिक्यूल्स या स्टीरियो आइसोमर लिख दो, मॉलिक्यूल्स। स्टीरियो आइसोमर्स which are optically inactive due to presence of plane of symmetry या अभी आगे पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ सिमेट्री कॉस। तो स्टीरियोआइसोमर विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉस या कॉस, उसके पास। अच्छा, स्टीरियोआइसोमर है तो ऑब्वियसली कायरल सेंटर तो होगा ही उसके पास, है ना। तो मेजो कंपाउंड उसी को बोलेंगे जिसमें कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कायरल नहीं होगा तो उसको मेजो नहीं बोलेंगे, ऐसा भी आएगा, अभी बता दूंगा तुमको। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, अब मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं। देखिए कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूं। देखो इसको देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसमें कायरल होता है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं बीच से ऐसा काटूं तो इसके पास क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी प्रकार अगर मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं, ये CH3 वेज पे और ये वाला CH3 को डैश पे, ये कायरल है और ये भी कायरल है। अब बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? द आंसर इज यस। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि जब बीच से काटोगे तो एक का CH3 ऊपर है एक का नीचे है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सही है, ये स्टोरी हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री का। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री।
कॉस। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए कि एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट होगा जिस जगह से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस अगर जाओ और सेम ग्रुप आ जाए। मैं क्या बोला, सेंटर पे एक ऐसा पॉइंट जिस जगह से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस जाओ, तो अगर इक्वल डिस्टेंस जाने पे सेम ग्रुप आ जाए तो उसको बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली, सॉरी वो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे एक सिंपल सा लो, कायरल वायरल छोड़ो, इसको ये साइक्लोहेक्सेन लिया, इस पॉइंट से इधर थोड़ा डिस्टेंस, अरे यार इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर जाओ, थोड़ा सा इधर जाओ, सेम आ गया CS2 CS2। थोड़ा सा इधर जाओ, थोड़ा सा इधर जाओ, थोड़ा सा इधर जाओ, थोड़ा सा इधर जाओ, ये पॉइंट कैसा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कैसा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और मॉलिक्यूल्स देखो जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। जैसे देखो इसको, यहाँ ऊपर CS3 है, नीचे H है, यहाँ ऊपर H है, नीचे CS3 है, और इस पॉइंट को देखो। अगर मैं इस पॉइंट से X ऊपर गया और X नीचे गया, मेरे को CS3 मिलेगा कि नहीं। इस पॉइंट से X ऊपर गया और X नीचे गया, मेरे को H मिलेगा कि नहीं। इस पॉइंट से इधर X गया और इधर X Y कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट दोनों डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस जाना है। सेम डिस्टेंस जाने पे मिला, तो ये भी कैसा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। एक और बहुत ही शानदार एग्जांपल है जो जेई ने पूछ रखा है, वो देख लेते हैं। एग्जांपल ये है O C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CS3 H H और CS3। अब इसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसको लो, इसको यहाँ पे पॉइंट लो एक। अब यहाँ से तुम देखो, इधर जाओ थोड़ा, उतना ही डिस्टेंस इधर आओ, ऑक्सीजन आ गया। इधर आओ और इधर आओ, सेम चीज आ गया। ऊपर जाओ इधर, नीचे आओ इधर, सेम आ गया। हाइड्रोजन की तरफ जाओ, सेम आ जाएगा। ये वाला पॉइंट कैसा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब समझो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब ये बात समझो, इसमें कायरल था, हाँ है क्या कायरल। इस कार्बन को देखो, चारों अलग अलग ग्रुप जुड़ा है, एक CS3 एक H, इधर पहले ऑक्सीजन है, इधर पहले CO है, चारों अलग अलग है। ये भी कार्बन कैसा है, कायरल है। दो कायरल सेंटर है, बावजूद इसके ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेसो कंपाउंड। तो कायरल सेंटर होने के बावजूद ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो उसको बोलते हैं मेसो कंपाउंड। अच्छा एक और बात, ये लिख लेना, एक और बात, क्या ये मेसो होगा, ये क्या ये मेसो, अरे यार हाँ बोलो, क्या ये मेसो होगा। ये मेसो नहीं है, नॉट अ मेसो। क्यों, कायरल ही नहीं है। सेंट्रोसिमेट्री प्लेनोसिमेट्री है बट कायरल ही नहीं है। कायरल नहीं है तो मेसो नहीं कहलाएगा, ठीक। ओके, तो ये बेटा ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो 2-ब्यूटेनॉल है तुम्हारे पास, इसमें अपने को चेक करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक। ये देखो ये कायरल है 2-ब्यूटेनॉल में, देखो ध्यान से, यहाँ कायरल है, इसी का मिरर इमेज है। अब इसी का मिरर इमेज तुमने 2-ब्यूटेनॉल का लिया, तो इस दोनों, अच्छा एक चीज, अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसे दिया है, इसको देख के तुम नहीं बता सकते हो कि कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है। वो एक्सपेरिमेंट से ही पता किया जा सकता है। डेक्स्ट्रो लीवो प्लस माइनस कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट।
किसी मॉलिक्यूल को देख के नहीं बोल सकते कि डी होगा या एल होगा। हाँ, बट ये है कि अगर ये डी होगा तो ये एल होगा, क्योंकि ये दोनों उल्टा रोटेट करेगा एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि इसका मिरर इमेज है ये, ठीक। बट कौन डी कौन एल ये तुम देख के नहीं बता सकते मॉलिक्यूल को। अब समझो, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, इसको उठा के इस पे डालो, सुपर इम्पोज नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। यस और नो? ये एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आया दिमाग में याद? ये इनैंशियोमर है। क्या कहलाएगा? इनैंशियोमर कहलाएगा, ठीक है। अब ये 2 ब्यूटेनॉल का था स्टोरी, ये दोनों आपस में क्या है? इनैंशियोमर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं दूसरे पे, ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन। 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। यहाँ पे तुम्हारा CH3, यहाँ पे तुम्हारा C2H5, क्योंकि इथाइल है तो 1 2 3 और 2 5 कार्बन है, पेंटेन है। ये तुम्हारा Br है, ये H है, ये Br है, ये H है। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें टोटल 4 स्ट्रक्चर बनेगा, चारों बना देता हूँ। CH3, अब ये इधर H ले लो, इधर Br ले लो, पलट लो, इसका मिरर इमेज ले लो, और यहाँ पे C2H5, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तीसरा CH3, एक को पलटा, इधर Br ही रखा, इधर H, और इधर वाले को उल्टा कर दिया, H Br C2H5, ये तीसरा। CH3, इसको पलट दिया, इधर H कर दिया, इधर Br कर दिया, इधर Br कर दिया, और इधर H कर दिया, C2H5, ये चौथा स्ट्रक्चर। These are the 4 possible structures for 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, ठीक है। अब समझो, पहले और दूसरे को देखो, 1 और 2, क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? यहाँ अगर मैं मिरर डालू, बिल्कुल मिरर इमेज है। क्या एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 1 और 2 आपस में क्या है? 1 और 2 आपस में क्या है? इनैंशियोमर है। जरा 3 4 को देखो आपस में, 3 और 4 को, आया दिमाग में? क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? द आंसर इज यस, प्रॉपर मिरर इमेज है। ये अगर मिरर इमेज है एक दूसरे का, तो ये भी क्या कहलाएगा? इनैंशियोमर्स। ये दोनों भी आपस में इनैंशियोमर्स, ये दोनों भी आपस में इनैंशियोमर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 और 3 आपस में इनैंशियोमर है क्या? 2 और 3 एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेज ही नहीं है। क्यों? नीचे वाला कार्बन देखो, इधर जिधर Br है उधर ही Br है, जिधर H है उधर ही H है। तो 2 और 3, 1 और 3, 1 और 4, राइट, ये सब आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसा स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं हो, ऐसे स्टीरियो आइसोमर को बोला जाता है डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। क्या होता है डायस्टीरियोमर्स? स्टीरियोआइसोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स which are not a mirror image to each other, जो एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं हो, उसको बोला जाता है डायस्टीरियोमर। जैसे इस एग्जांपल में 1 और 3 हो गया, ठीक, उसके बाद 2 और 3 हो गया, उसके बाद मन में सोचो और कौन होगा? 1 और 4 होगा, उसके बाद 2 और 4 होगा। ये सब आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, ये सब आपस में क्या है? डायस्टीरियोमर्स। तुमको लग रहा होगा यार छुपा दिया है और सब पूछ रहा है, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ।
छोटा ही कर दो, चलो तब तो दिखेगा। हाँ चलो अब देखो, 1 को देखो 3 से, 1 और 3 को जब तुम देखो तो ये वाला जो कार्बन है इसका बी आर सेम साइड पे है, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। ऐसे ही बाकी सबको तुम चेक कर लो, ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, और अगर एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो ये डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एलीन्स एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। देखो कल हमने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एलीन्स और स्पाइरो कंपाउंड्स, तो हमने देखा था कि अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड था तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर रहा था, या इवन नंबर ऑफ रिंग था स्पाइरो में तो वो ज्योमेट्रिकल नहीं कर रहा था, और ऑड था तो ज्योमेट्रिकल कर रहा था। बस उसका उल्टा कर दो, मतलब जहां पे जीआई हो रहा था वहां पे ओआई नहीं होगा, और जहां पे जीआई नहीं हो रहा था वहां पे ओआई होगा। रीजन है कि इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं आता है। ठीक, तो अगर मैं सी, अरे यार अगर मैं सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, अच्छा ध्यान रखना ये ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। यहाँ सी एस थ्री है, यहाँ मान लो एच है, यहाँ सी एस थ्री है, यहाँ एच है। ठीक है, ये जो दो ग्रुप जुड़ा है कार्बन से, ये दो अलग अलग होना चाहिए। सेम होगा तो सोचना ही नहीं है, तब तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला था, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये वाई जेड प्लेन में है, समझा। अब एक एक्स वाई प्लेन में है, एक वाई जेड प्लेन में है, तो तुम समझो, कैसे समझोगे। देखो ऐसा होगा, ऐसा, ये मान लो एक एक्स वाई प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है। अब अगर मान लो तुम इसको काटते हो बीच से, समझना, मेरा वो फोन मत गिरना, ये गिर भी जाए तो चलेगा, फोन नहीं गिरना चाहिए। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसा बीच से काटूं, ऐसा बीच से काटूं, फोन को ऐसा बीच से काटूं, तो इस फोन से दो जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक सी एच थ्री है, एक एच है। तो इसको जब तुम बीच से काटोगे तो एक तरफ सी एच थ्री आएगा, एक तरफ एच आएगा, दोनों अलग अलग है कि नहीं, तो प्लेनो सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट अगर मान लो एक और आ जाता डबल बॉन्ड या स्पाइरो वाला रिंग, तो ये एक्स वाई, ये वाई जेड, और फिर लास्ट वाला एक्स वाई आ जाता, वो तो सेम प्लेन आ जाता। तो इसके साथ ही वो जो सी एस थ्री और एच आता वो इसी प्लेन में आ जाता, क्योंकि इसका और इसका प्लेन सेम होता। तो जब तुम इसको काटते तो बीच वाला तो कोई पॉइंट नहीं है, बीच में तो कुछ जुड़ा ही नहीं है, जुड़ा तो शुरू वाले में और लास्ट वाले में, वो लास्ट वाला इसी प्लेन में आ जाता, तो प्लेनोसिमेट्री आ जाता कि नहीं। तो इसलिए जब और डबल बॉन्ड या रिंग रहेगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और जब इवन रहेगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जहां पे जी आई हो रहा था वहां पे ओ आई नहीं होगा, जहां पे ओ आई हो रहा है वहां पे जी आई नहीं होगा, सिंपल। तो अपन ये बोलेंगे कि इवन नंबर, और चलो पहले इवन का लिख लो, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर रिंग स्पाइरो के केस में, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या रिंग है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब अगर ऐसा होता, यहाँ Cl और यहाँ H, यहाँ Cl और यहाँ H, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। कैसा होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, सिंपल चीज है। ठीक है भाई साहब, अब आते हैं बाइफिनाइल्स पे। बाइफिनाइल्स में एक बात ध्यान रखना कि ऐसा, जैसे ये बाइफिनाइल है, दो फिनाइल, और यहाँ कोई भारी भारी ग्रुप लगा दे, मान लो यहाँ आयोडीन लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ आयोडीन लगा दिया। अब समझो, ये दोनों बल्कि ग्रुप है, इन दोनों में घमासान रिपल्सन हो रहा होगा, ऐसा है, ये आयोडीन, ये आयोडीन, ये मिथाइल, ये मिथाइल, तो इसके बीच में रिपल्सन, इसके बीच में रिपल्सन, तो घमासान रिपल्सन है, तो कर ऐसा नहीं, परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया, चला गया। अब जैसे ही ये घूमा परपेंडिकुलर प्लेन में गया, तो फिर से वो एक्स वाई प्लेन वाला ऐसा वाला आ गया कि नहीं। अब इसको मैं बीच से काटूंगा
और ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, एक आयोडीन है एक मिथाइल है, तो प्लेनोसिमेट्री तो इसके अंदर नहीं आएगा, और प्लेनोसिमेट्री नहीं आएगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। फिर से समझो, ये तुम्हारा ऐसा है, ऐसा, ये ऐसा है, ठीक, ये दोनों ग्रुप आयोडीन है और नीचे दो ग्रुप मिथाइल लोग है, ठीक, इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है तो ये ऐसा घूम गया। अब तुम इसी को प्लेन ले लो, इसी हाथ को प्लेन ले लो, बीच से काटो ऐसे, इसको ऐसे काटो ऐसे, तो ऊपर आएगा आयोडीन, नीचे आएगा मिथाइल। लेनोसिमेट्री है ही नहीं, लेनोसिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट ये कब होगा? जब ये घूमेगा, और घूमेगा कब? जब ये बल्कि ग्रुप होगा। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ये सब लगा दूं तो रिपल्सन ही नहीं होगा उसका, नहीं होगा तो ये घूमेगा ही नहीं। समझा बात? तो ये अगर एक्स वाई प्लेन होगा तो ये किस में चला गया? वाई जेड में। तो इफ बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके दो फॉर्म होंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। क्लियर? वेरी गुड। अब देखो, इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर हम लोगों ने देख लिया है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इनैंशियोमर क्या था? इनैंशियोमर क्या था? इनैंशियोमर बस रोटेट अलग अलग करता है, मॉलिक्यूल तो सेम ही टाइप का है, एक का राइट में है दूसरे का लेफ्ट में, बाकी सब कुछ सेम है। तो इनैंशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो सेम रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सेम रहेगा। अब तुम समझो, जो रेशमिक मिक्सचर है, रेशमिक मिक्सचर एक राइट घुमाने वाला है एक लेफ्ट घुमाने वाला है, तो वो इनैंशियोमर ही होगा कि नहीं उसके अंदर? गौर गौर करने वाली बात है कि रेशमिक मिक्सचर क्या था? 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो। डेक्स्ट्रो लीवो तो एक ही मॉलिक्यूल का था ना, किसी एक मॉलिक्यूल का डेक्स्ट्रो और उसी का लीवो। तो भाई साहब, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब सेम है, डेंसिटी सब सेम है, तो क्या मैं कभी रेशमिक मिक्सचर को अलग कर पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं क्रिस्टल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, कहां से अलग कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे बात? तो इनैंशियोमर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट डायस्टीरियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें कनेक्ट वो एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है, मॉलिक्यूल ही अलग हो जाता है, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है डायस्टीरियोमर का, तो इसको सेपरेट करना आसान है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। इसमें क्या है कि अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट है, मतलब जिससे तुम रिएक्शन करवा रहे हो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तब तो ये रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी सेम रहेगा। बट अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो दोनों से फिर अलग अलग टाइप से रिएक्ट करेगा। तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। इनएक्टिव है तो सेम रहेगा। फॉर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट मतलब जिससे तुम रिएक्ट करा रहे हो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और वो पहले से रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, एक डेक्स्ट्रो है एक लीवो है, तो आपस में ऑब्वियसली रिएक्शन जो करेगा वो अलग अलग करेगा। ठीक है? क्यों? मान लो तुमने इसका रिएक्शन, अब ये तुम्हारा एनहांसोमर जो है, एक होगा प्लस एक होगा माइनस, और तुमने जो रिएक्ट करवाया मान लो प्लस से करवाया, तो फाइनल जो बनेगा वो प्लस प्लस और प्लस माइनस दो अलग हो गया कि नहीं? तो वो जो फाइनल बनेगा वो डाइस्टीरियोमर होगा, रिएक्ट करने के बाद जो बनेगा वो डायस्टीरियोमर, और डायस्टीरियोमर का प्रॉपर्टी अलग होता है तो अलग कंपाउंड बन गया। समझा? तो इनहैंसोमर डायस्टीरियोमर में ये चीज याद रखना है कि इनहैंसोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, सेपरेट करना मुश्किल है। डायस्टीरियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, सेपरेट करना आसान है। बट अगर मुझे इनहैंसोमर को सेपरेट करना हो तो कैसे करूंगा? तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन होता है द सेपरेशन ऑफ अ रेशमिक मिक्सचर इनटू टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट्स। दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट्स में सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं।
और भाई साहब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, अभी मैं पिछले वाले में बताया हूँ कि तुम क्या करो, रेसमिक मिक्सचर में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से उसको रिएक्ट करवा दूँ तो जो बनता है वो डाइस्टीरियोमर बनता है। अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट डाल दूं तो जो बनेगा वो डाइस्टीरियोमर बनेगा। कैसे, एक बार फिर से बताओ सर। तो समझो इसके अंदर प्लस और माइनस है, इनैंशियोमर में या रेसमिक मिक्सर में प्लस और माइनस है। मैंने एक प्लस वाले से रिएक्ट करा दिया, नया रिएजेंट जो डेक्स्ट्रो है, प्लस वाले से रिएक्ट कराया, तो प्लस प्लस बनेगा एक, और एक प्लस माइनस बनेगा। एक प्लस प्लस है, एक प्लस माइनस है, दोनों आपस में डाइस्टीरियोमर है। और डाइस्टीरियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको अलग कर लेंगे और वापस से उसको पुनः हम उसको भवा जो डाइस्टीरियोमर है किसी या तो उसका मोस्टली हाइड्रोलिसिस करना होता है तो हाइड्रोलिसिस कर देंगे, अलग हो जाएगा। जो तुम्हारा ओरिजिनल कंपाउंड था डेक्स्ट्रो और लिवो वो अलग अलग तुमको मिल जाएगा। सही है। तो आई होप कि तुम लोगों को, ये पहले लिख लो, आई होप कि तुम लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आई। वीडियो ऑलरेडी हो चुका है 50 मिनट से ज़्यादा का, इसलिए हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से। आरएस जैसे हमने ज्योमेट्रिकल में ईजेड नोमेनक्लेचर किया था, यहाँ पे आरएस आएगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक रिलेटिव भी होता है, वो भी देखेंगे। ठीक, तो इस वीडियो से हम लोग विदा लेते हैं। भाई तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियोस को देखो, और भाई सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में फैलाओ यार। मेहनत कर रहा हूँ मैं। अभी टाइम देखो, मुझे लग रहा है 12 बज गया होगा। कितना बज गया, 12 बजने वाला है। अभी ऐसा नहीं है कि मैं जाते ही सो जाऊंगा, फिर मैं कुछ काम करूंगा अभी और है, क्योंकि मेरे को नींद अभी आ नहीं रही है, और कल सुबह मेरा 7:30 से लेक्चर भी है। बट अब मैंने ठान लिया है तो मैं करूंगा, तो मैं कुछ करके जब धीरे धीरे नींद आएगा फिर सो जाऊंगा। वैसे ही तुम लोग भी पढ़ाई करो यार, जम के एकदम झोंक दो अपने आप को। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।